वैद्य जी, मेरे पिता को बहुत तेज बुखार है। आप उनके लिए थोड़ी दवाइयाँ दे दीजिए ना। आज पैसे लाई हो ना राधा? वैद्य जी, आज बस मुझे उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपका पूरा कर्ज चुका दूंगी। देखो बेटी, मैं जो दवाइयाँ लाता हूँ वो मुझे मुफ्त में नहीं मिलती हैं। मुझे उनके लिए पैसे देने होते हैं। मैं हमेशा तुम्हें लाचार समझ के तुम्हें दवाइयाँ उधार दे देता था, लेकिन अब मुझसे ये नहीं होने वाला है। अभी तुम मेरे पहले का कर्ज चुकाओ, फिर मैं तुम्हें दवाइयाँ देने के बारे में सोचूंगा। लेकिन वैद्य जी, अगर आप ऐसा कहोगे तो मेरे पिताजी का क्या होगा? देखो बेटी, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। राधा एकदम लाचार थी। घर पर उसके पिता का बुखार तेजी से बढ़ते जा रहा था। अगर जल्द ही वो उन्हें दवाइयाँ लाकर नहीं देगी तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इसे देना तो नहीं चाहती, लेकिन अभी मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। माफ करना माँ। वैद्य जी, ये लीजिए, इसके बदले मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। यह कहकर राधा अपनी माँ की आखिरी निशानी, उसके हाथ में पहनी हुई वो अंगूठी वैद्य को दे देती है। फिर से सोच लो, क्योंकि अब से ये अंगूठी मेरी हो जाएगी। जी, अब से ये अंगूठी आपकी ही है। आप मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। ठीक है फिर। ये लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आई। यह कहकर राधा उन्हें वो दवाइयाँ पिला देती है। कुछ देर बाद धीरे धीरे उनका बुखार कम होने लगता है। पिताजी, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से तो अब ठीक लग रहा है बेटी, लेकिन वैद्य ने तुम्हें दवाइयाँ कैसे दी? क्योंकि वो तो कुछ दिन पहले हमारे घर आया था। वो अपने पहले का हिसाब मांग रहा था। अपने पिता की बात सुन राधा फुट फुट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने उनका कर्ज चुका दिया है। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने उन्हें अपनी अंगूठी दे दी पिताजी। हे भगवान, ये क्या किया तुमने राधा? वो अंगूठी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी बची थी और तुमने मेरे चलते उसे भी दे दिया। मर जाने देती मुझे। आप ऐसे मत कहिए पिताजी। थी तो वह सिर्फ एक अंगूठी ही ना। उसके बदले आपको ऐसे मरने तो नहीं दे सकती ना। भले ही राधा ऐसा कह रही थी, लेकिन वो अंगूठी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय थी और ये बात उसके पिता भी अच्छे से समझ रहे थे। चलिए पिताजी, अभी ज्यादा मत सोचिए। काफी रात हो चुकी है। अब आप आराम कीजिए। मैं भी जा रही हूँ सोने। पिताजी, मैं जंगल से थोड़ी सूखी लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। राधा रोज सुबह सुबह जंगल से लकड़ियाँ लेने जाया करती थी ताकि वो अपने घर पर चूल्हा जला सके। कुछ देर में राधा थोड़े सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। पता नहीं आज मेरे पैर इतने दुख क्यों रहे हैं। मुझे कुछ देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेना चाहिए। यह कहकर राधा
एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। जंगल की ठंड हवा और मधुर ध्वनि राधा को एक अलग ही सुकून का एहसास दे रहा था। तभी उसका ध्यान एक पत्थर पर पड़ता है, जिसके पीछे से हल्की हल्की रोशनी आती हुई नजर आ रही थी। उस पत्थर के पीछे क्या है जो इतना चमक रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। यह कहकर राधा उस पत्थर के पास जाती है और उसे वहां से हटा देती है और देखती है कि उसके नीचे एक सुनहरे रंग की अंगूठी है, जो दिखने में हूबहू उसकी पुरानी अंगूठी की तरह दिख रही थी। यह अंगूठी यहाँ पर कैसे आई? लगता है इसे यहाँ पर कोई भूल कर चला गया है, लेकिन यह तो बिल्कुल मेरी माँ की अंगूठी की तरह ही दिख रही है। शायद वही तो नहीं है ना? यह कहकर राधा उस अंगूठी को अपने हाथ में ले लेती है और उसे ध्यान से देखती है। उसे उस अंगूठी में कुछ भी अलग नहीं नजर आ रहा था। यह तो एक सामान्य सी अंगूठी है, शायद से ये पीतल की होगी। ये मेरी माँ की उस अंगूठी से बिल्कुल अलग है। खैर, अभी मैं इसे अपने पास ही रख लेती हूँ। मैं तो यहाँ रोज ही आती हूँ। अगर कोई ढूंढते हुए आएगा तो मैं उसे ये वापस कर दूंगी। यह कहकर राधा वह अंगूठी अपने पास रख लेती है और अपनी इकट्ठा की हुई लकड़ियों को लेकर अपने घर वापस चली आती है। पिताजी, यह देखिए, मुझे आज जंगल में एक अंगूठी मिली है। तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई? वो अंगूठी जिसकी है तुम्हें उसे वापस लौटा देना चाहिए था ना। मैंने देखा पिताजी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर चली आई। मैं तो वहाँ रोज लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाती हूँ। अगर कोई इसे ढूंढते हुए वहाँ पर आएगा तो मैं उसे ये वापस लौटा दूंगी। तब तक के लिए मैं इसे अपने पास ही रखती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम इसे अपने हाथों में पहन लो। लेकिन क्यों पिताजी? यह तो मेरी अंगूठी नहीं है ना? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर यह तुम्हारे हाथों में रहेगी तो जिसका होगा वह अगर देखेगा तो पहचान लेगा अपनी अंगूठी। ठीक है पिताजी, चलिए अभी आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। यह कहकर राधा अपनी रसोई में चली जाती है। पहले मैं इसे पहन लेती हूँ। वैसे भी अभी मेरा हाथ सूना लग रहा है। यह कहकर राधा वो अंगूठी अपने हाथ में पहन लेती है। ये क्या था? अभी अभी इस अंगूठी में से थोड़ी सी रोशनी निकली, लेकिन मुझे कुछ महसूस तो नहीं हुआ। शायद ये मेरा भ्रम था। यह कहकर राधा खाना बनाने में लग जाती है। पिताजी, आइए खा लीजिए। कुछ देर बाद दोनों खाकर अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। आधी रात को राधा के कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंजती है। वही उसके हाथ की वह अंगूठी तेज रोशनी के साथ चमकने लगती है और राधा अपने आप को उस जंगल में पाती है जहाँ पर उसे वह अंगूठी मिली थी। ये तो वही जंगल है। मैं यहाँ पर कैसे आई? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी हिफाजत करनी होगी। कौन है यहाँ पर और किस चीज की हिफाजत करनी होगी?
लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं। बस उसके हाथ में पहनी वह अंगूठी गर्म होने लगती है। ये अचानक से इतना गर्म क्यों होने लगा? अब तुम अपने फर्ज से पीछे नहीं भाग सकती। तुम्हें बहुत कुछ करना है। और एक बार फिर सब शांत। अचानक से राधा की नींद खुल जाती है। यह कैसा सपना था और मुझे किस चीज की हिफाजत करनी है? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके हाथों की तरफ जाता है। इस अंगूठी में कुछ तो खास बात है। मैंने जब इसे पहली बार पहना था तब जो इसमें से रोशनी निकल रही थी, वैसे ही रोशनी मैंने अपने सपने में भी इससे निकलती हुई देखी। मतलब कि उस समय वह मेरा वहम नहीं था। शायद आवाज मुझे इस अंगूठी की हिफाजत करने को ही कह रहा था। खैर, जब तक यह मेरे पास है तब तक तो मैं इसकी हिफाजत करूंगी, लेकिन यह मेरी कैसे मदद कर सकता है, ये तो अब मुझे ही खुद पता लगाना होगा। राधा की नींद अचानक से टूटी थी, इस कारण उसे अब नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो टहलने के लिए बाहर चली जाती है। वाह, कितना अच्छा मौसम है। ये ठंडी हवाएं कितनी सुकून दे रही हैं। राधा अपने आप से ऐसे ही बातें करते करते एक जगह पर चली जाती है। वो हिस्सा जंगल का शुरुआती हिस्सा था। तभी उसे वही एक हिरन घायल पड़े हुई दिखाई देती है। हे भगवान, इसे इतनी चोट कैसे लग गई? मुझे इसकी मदद करनी होगी। यह कहकर राधा उस हिरन के पास जाती है। इसका तो कितना खून बह रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह कहकर राधा इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे झाड़ियों के पास एक पौधा चमकता हुआ दिखाई देता है। मैंने तो पहले भी कई बार इस पौधे को यहाँ पर देखा है, लेकिन आज ये इसमें से चमक कैसी निकल रही है। लगता है ये कोई जड़ी बूटी है। यह कहकर राधा उस पौधे के पास जाती है और उसे वहां से तोड़ लेती है। मैंने कई बार वैद्य जी को देखा है। वो जड़ी बूटियों को अपने हाथ से घिसकर उसे मरहम की तरह लगाते हैं। मैं भी ऐसा ही करके देखती हूँ। और फिर राधा उस पौधे को अपने हथेलियों के बीच रखकर कस के रगड़ती है। ऐसा करते ही उसमें से एक गहरा सुनहरे रंग का पदार्थ निकलने लगता है। राधा उसे चोट की जगह पर लगा देती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें इससे आराम मिलेगा। राधा कुछ देर और उस हिरन के पास बैठी रहती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और राधा अपने घर वापस आ जाती है। बेटे, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? कहीं नहीं पिताजी, अचानक से रात में मेरी नींद खुल गई थी। दोबारा मुझे नींद नहीं लगी। मैं थोड़ा टहलने के लिए जंगल की तरफ चली गई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यूँ सुबह सुबह जंगल मत जाया करो। सुबह जंगली जानवर जंगल से बाहर निकलकर शिकार किया करते हैं। तुम्हें उनसे खतरा हो सकता है। अरे हाँ पिताजी, आज मैंने जंगल के किनारे एक हिरन को घायल पड़ा हुआ देखा। मैंने थोड़ी जड़ी बूटियों को पीसकर उसके घाव पर भी लगाया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि तुमने उसे सही जड़ी बूटियों का लेप लगाया है?
पता नहीं पिताजी, लेकिन मैंने देखा कि एक पौधा तेजी से चमक रहा था। उसे देखकर मेरे भीतर से एक आवाज आई। मुझे लगा कि उस हिरन के घाव पर उस पौधे का रस लगाना चाहिए और मैंने ऐसा ही किया, जिसके बाद मुझे उस हिरन की हालत पहले से ठीक लग रही थी। चलो तब तो ठीक है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ पिताजी, अभी कुछ देर बाद मैं एक बार फिर उस हिरन की हालत देखने चली जाऊंगी और शाम को जलाने के लिए लकड़ियाँ भी लेने जानी है। हाँ, क्यों नहीं, तुम चली जाना। कुछ देर बाद राधा जंगल की तरफ एक बार फिर से जाने लगती है। उसने उस हिरन के लिए कुछ खाने का सामान भी लिया हुआ था। ये क्या, वह हिरन कहाँ चली गई? सुबह तो वह यहीं पर थी। यह कहकर राधा थोड़ा और इधर-उधर देखती है, लेकिन उसे वो हिरन वहाँ कहीं पर भी नहीं दिखती है। लगता है कि उस हिरन का दर्द जब कम हो गया तो वह यहाँ से जंगल में चली गई। खैर, मैं अभी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ। यह कहकर राधा जंगल से कुछ सूखी लकड़ियों को चुनने लगती है। आज तो मैंने कितनी फुर्ती से लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली और मैंने कुछ चमकते हुए पौधे भी देखे, लेकिन पहले भी मैं इन्हें देखती थी, लेकिन मुझे उनमें कुछ अजीब नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे उनमें से एक अजीब सी ताकत आती हुई महसूस हो रही थी। ये सब मेरे रात में आए उस सपने से ही शुरू हुआ, नहीं तो फिर कहीं इसमें इस अंगूठी का कोई लेना देना तो नहीं है ना। राधा इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परेशान होकर वो वहां से आगे जाने लगती है। कुछ देर बाद वह एक झील के किनारे खड़े थी। मैं तो परेशान हो गई हूँ, आखिरकार क्या हो रहा है मेरे साथ? यह कहकर राधा एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है, जहां उसे कुछ और पौधे अलग अलग रंगों के साथ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे सिर्फ एक रंग के ही पौधे नहीं नजर आ रहे हैं, यहाँ पर तो और भी कई अलग अलग रंगों के पौधे हैं। हो ना हो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। राधा अभी यह सोच ही रही थी, तभी उसे वही हिरण वहां उसे नदी से पानी पीती हुई नजर आती है, जिसकी मदद सुबह उसने की थी। यह तो वही हिरण है, मुझे जाकर एक बार उसके घाव को करीब से देखना चाहिए। यह कहकर राधा उस हिरण के पास जाने लगती है। किसी को अपनी तरफ आते हुए देख वह हिरण वहां से भागने जा रही थी। तभी वह देखती है कि जिसने सुबह उसकी मदद की थी वो यही लड़की थी, इसलिए वह वहां से कहीं नहीं जाती है। ये क्या, इसके घाव तो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। यह कहकर राधा उस हिरण के घाव लगे हुए जगह पर अपना हाथ फिराती है, लेकिन उसे वहां कोई घाव तो दूर, उसे कोई चोट का निशान भी नहीं नजर आता है। ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। शायद यह सब उस जड़ी बूटी का कमाल है। अब मुझे यकीन हो गया है, जो पौधे मुझे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं वह कोई साधारण पौधे नहीं हैं। उनमें जरूर कोई खास बात है जिससे किसी भी तकलीफ का तुरंत इलाज किया जा सकता है। लगता है सपने में जो आवाज आई थी
वह मुझे इसी शक्ति की हिफाजत करने को कह रहे थे। राधा को अब समझ आ रहा था कि उसके जीवन में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। एक काम करती हूँ, यहाँ से मैं कुछ पौधों को अपने साथ लेकर चलती हूँ। पता नहीं कब ये मेरे काम आए। यह कहकर राधा वहां से कुछ पौधों को ले लेती है और वहां से अपने घर की तरफ निकल जाती है। राधा अभी कुछ दूर ही आई होगी, तभी उसे एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। राधा उसे पहचानती थी, इसलिए वो उसके पास जाती है। क्या हुआ मोनू, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? दीदी, मुझे पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया। मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं पर खेल रहा था। मैंने नहीं देखा कि वो क्या था। यह कहकर मोनू को जिस जगह पर उस कीड़े ने काटा था वो राधा को दिखाता है। हे भगवान, ये तो किसी सांप के काटने का निशान है। क्या अब मैं मर जाऊंगा दीदी? क्योंकि अम्मा कहती है कि अगर किसी को सांप डस ले तो उसका बच पाना नामुमकिन है। और फिर मोनू रोने लग जाता है। तुम ऐसे मत रो मोनू, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह कहकर राधा अपने पास रखी हुई कुछ जड़ी बूटियों को अपने हाथों से मसलकर मोनू को पिला देती है। देखते ही देखते मोनू का घाव भरने लग जाता है। ये क्या दीदी, मैं तो पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मुझे पहले से कितना ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। ये आपने कैसे किया? मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया मोनू। अब तुम ये सब छोड़ो और अपने घर जाओ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। राधा की बात सुन मोनू वहां से चला जाता है और राधा भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मोनू अपने माँ के पास खड़ा था। क्या हुआ मोनू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम्हारे कुछ दोस्त हमारे घर आए थे और वो कह रहे थे कि तुम्हें किसी कीड़े ने काट लिया है और तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। मैं आने ही वाला था, तभी तुम वापस आ गए। दिखाओ तो तुम्हें किस जगह पर काटा है उस कीड़े ने। आप चिंता मत करिए पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक सांप ने काटा था। हे भगवान, अब क्या होगा? सांप के जहर का इलाज तो वैद्य जी भी नहीं कर सकते। आप चिंता मत करिए माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए। ये कहकर मोनू को जिस जगह पर उस सांप ने काटा था उस हिस्से को वो दिखाता है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो क्या फिर वो लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे? नहीं पिताजी, मुझे सच में एक सांप ने काट लिया था। वो तो मुझे राधा दीदी ने बचाया। राधा ने? उसने क्या किया? उन्होंने एक पौधे से कुछ रस निकालकर मुझे पीने को दिया और जैसे ही मैंने उसे पिया तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गया पिताजी। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, जो तूने राधा को एक फरिश्ता बनाकर मेरे बेटे को बचाने भेज दिया। दोनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ राधा अपने घर आकर अपने पिता से बातें कर रहे थे। पिताजी, आप जानते हो, जिस हिरण की मैंने सुबह मदद की थी उसका जख्म पूरी तरह भर गया था। और हाँ, वह मोनू है ना, विनोद चाचा का लड़का, उसे जंगल में एक सांप ने डस लिया था। मैंने उसका भी इलाज किया और वह भी पूरी तरह ठीक हो गया।
लेकिन सांप के काटने से जो जहर फैलता है उसका इलाज तो हमारे महाराज के वैद्य तक के पास नहीं है। तो तुमने ये सब कैसे किया? मुझे लगता है पिताजी, ये सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे कई पौधे दिखाई देते हैं जिनके अंदर से एक चमक निकल रही होती है, और जब मेरे सामने कोई मुश्किल में दिखाई देता है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो और तेजी से चमकने लगते हैं, मानो वो खुद कह रहे हो कि मैं इस जख्म का इलाज हूँ। और ये सब जब से मैंने इस अंगूठी को पहना है तब से ही हो रहा है। चलो, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लगता है ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। तुम्हें इस शक्ति की मदद से दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनका अच्छे से इलाज करना चाहिए। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रही थी और इसीलिए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को जंगल से अपने साथ लेकर आई हूँ। अब से मैं लोगों की मदद करूँगी, उनका इलाज करके। ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे बेटी। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में ये बात तेजी से फैलने लगी थी कि राधा ने मोनू को मौत के मुंह से जिंदा वापस ला दिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि राधा पहले से ही बद ज्ञानी थी, उसे पहले से ही जड़ी बूटियों का ज्ञान था। तो कोई इस बात से खुश था कि अब उन्हें किसी बीमारी की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि हर मर्ज की दवा राधा के पास थी। दिन बीतने लगते हैं। अब जब भी किसी को कोई तकलीफ या बीमारी होती तो वो राधा से अपना इलाज कराने के लिए जाते और राधा उनका इलाज पल भर में कर देती। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी का फ़ायदा हो रहा होता है तो किसी ना किसी का तो नुकसान ज़रूर होता है। और यही हाल था गांव के पुराने वैद्य की। ये राधा अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लगी है। इसके कारण मेरा काम बंद हो गया है। मुझे उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। वैद्य के मन में अब धीरे धीरे जहर पनपने लगा था। वो कुछ भी करके राधा को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। ऐसे ही चलता रहा तो मैं उस राधा का कुछ नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, महाराज से जाकर उसकी शिकायत कर देता हूँ। बोल दूंगा कि वो लोगों को गलत सलत दवाइयाँ दे रही है, जिससे कुछ समय के लिए तो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हाँ, यही सही होगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर वैद्य मुनीम प्रसाद राजमहल की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसका जीवन एक बहुत कठिन रास्ते की तरफ जाने वाला था। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके एक छोटे से राज्य का एक वैद्य हूँ। मेरा नाम मुनीम प्रसाद है। कहिए वैद्य जी, क्या बात है? आपका राजमहल आना क्यों हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज हरिमल एक नेकदिल और दयालु राजा थे। उनके दरबार में आए किसी भी व्यक्ति को वो खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। उनके प्राण उनकी प्रजा में बसती थी, इसलिए वो अपने पास आए फरियादियों की हमेशा मदद करते थे। नहीं महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके रहमो करम से हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। वैद्य जी, मुझे चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे राज्य के लोग खुश हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते हैं। अभी कहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं?
माफ करिए महाराज, लेकिन आज मैं आपके प्रजा की भलाई के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। कैसी भलाई? महाराज, जिस गांव में मैं रहता हूँ उसी गांव में राधा नाम की एक लड़की है जो लोगों को गलत दवाइयाँ दे रही है। कुछ समय के लिए तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं भी एक वैद्य हूँ और अपने अनुभव से ये कह रहा हूँ, जो दवाइयाँ वो लोगों को देती है उससे वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही ठीक होते हैं, लेकिन वो उन पर बहुत बुरा असर करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जान भी जा सकती है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जिन्हें वो लड़की दवाइयाँ दे रही है उनकी जान जा सकती है? क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? महाराज, यही तो बात है। पहले उसे जड़ी बूटियों का जरा सा भी ज्ञान नहीं था, लेकिन अचानक से वो लोगों को जंगल से लाए हुए कुछ जहरीले पौधों को जीवनदायी जड़ी बूटियां बताकर दे देती है और बेचारे गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आकर उससे अपना इलाज करवाते हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं इसके तह तक जाकर देखूंगा। अगर वो लड़की मुझे दोषी मिली तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज की बात सुन मुनीम प्रसाद वहां से चला जाता है। मंत्री जी, राधा को दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज, मैं अभी अपने सैनिकों को लेकर जाता हूँ और उस लड़की को लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद राधा और उसके पिता को दरबार में पेश किया जाता है। राधा महाराज को देखती है। उनके अंदर से काले रंग का धुआं निकल रहा था, जो सिर्फ राधा ही देख सकती थी। वहीं उसके हाथ में पहनी वो अंगूठी धीरे धीरे गर्माहट पकड़ रही थी। लगता है महाराज किसी पीड़ा में है। उनके शरीर से जो धुआं मुझे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उन पर किसी जहर का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये ऐसा ही रहा तो उनकी मौत निश्चित है। महाराज, आपने मुझे यूं अचानक यहाँ दरबार में क्यों बुलाया? मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी ने शिकायत किया है। तुम लोगों को गलत दवाइयाँ देती हो, जिससे उनकी जान को खतरा है। नहीं महाराज, मेरी बेटी राधा बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोच सकती है। आपको जरूर कोई गलत जानकारी दी गई है। जी महाराज, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? और जबकि मेरी दवाइयों से लोगों का हमेशा भला ही हुआ है। उन दोनों को देखकर महाराज को पहले से ही लग रहा था कि कोई गरीब दूसरों को धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। तुम्हारे गांव के ही एक वैद्य ने आकर तुम्हारी शिकायत की है। अब मैं समझी महाराज। मैंने जब से लोगों का इलाज करना शुरू किया है, तब से मुनीम प्रसाद जी के यहाँ कोई नहीं जाता है। शायद उन्होंने इसी बात का बदला लेने के लिए ऐसा किया है, जबकि मैं लोगों की मुफ्त में मदद किया करती हूँ। क्या तुम अपने यहाँ आए लोगों से पैसे नहीं लेती हो इलाज के बदले? जी नहीं महाराज। राधा की बात सुनकर महाराज हरिमल सब समझ चुके थे कि वह वैद्य अपना नुकसान रोकने के लिए राधा को जानबूझकर फंसा रहा था। माफ करना राधा, तुम लोगों की मुफ्त में मदद करती हो और मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। तुम जा सकती हो। मैं उस मुनीम प्रसाद को इसकी सजा जरूर दूंगा। महाराज, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। महाराज, क्या आपको कभी कभी कमजोरी महसूस होती है?
और क्या अचानक से आपको चक्कर आता है? राधा की बात सुनकर महाराज हरिमल एकदम से चौंक गए। ये तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, आपके ऊपर किसी जहर का असर है। अब तो महाराज एकदम से हक्के बक्के हो गए थे। हाँ, क्या तुम मेरा इलाज कर सकती हो? एक बार मुझे युद्ध में एक गहरी चोट लगी थी। जिस हथियार से मुझ पर वार किया गया था उसमें एक ऐसा जहर लगा था जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। मुझे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि कौन सा दिन मेरा आखिरी दिन होगा। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। ये जहर आपके शरीर में बहुत समय से है, इसलिए मुझे जड़ी बूटियों को पकाना होगा, तभी वह आपके ऊपर असर करेगा। तुम्हें जो करना है वो करो, बस तुम मेरा इलाज कर दो। महाराज की बात सुन राधा कुछ जड़ी बूटियों को लेकर उन्हें पानी में उबालने लगती है और उसका सूप बनाकर महाराज को पीने के लिए दे देती है। और जैसे ही महाराज हरिमल उस सूप को पीते हैं, तभी उनके अंदर से एक सफेद रंग का धुआं निकलता है। ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया। मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। अब आप उस जहर से आजाद हो चुके हैं महाराज। शुक्रिया राधा, आज तुमने वो कर दिखाया जो राजमहल के बड़े से बड़े हकीम तक नहीं कर सके। नहीं महाराज, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बस मेरे लिए एक सामान्य सा जहर था। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो अब आप हमें इजाजत दीजिए। रुको राधा, अगर तुम चाहो तो राजमहल में रहकर हमारे सबसे बड़े हकीम के ओहदे की जगह ले सकती हो और तुमसे हमारे वैद्यों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। माफ कीजिए महाराज, लेकिन मैं अपने गांव में ही ठीक हूँ और मैं वहीं रहकर अपने गांव के लोगों की और मेरे पास आए दूसरे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे महल के 4 दीवारों में कैद होकर रहना नहीं पसंद है। हाँ, लेकिन अगर आपके यहाँ के हकीम मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं उनमें उनकी जरूर मदद करूँगी। मुझे तुम जैसी भली लड़की से यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी लोगों की ऐसे ही मदद करती रहोगी और राज दरबार के हकीमों को भी तुमसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। जी महाराज। जिसके बाद राधा और उसके पिता दोनों राजमहल से चले जाते हैं और फिर राधा अपने उसी छोटे से गांव में रहकर अपने यहाँ आए लोगों का इलाज करती थी और यहाँ तक कि अब उसके पास दूसरे राज्य से भी लोग आकर अपना इलाज करवाते थे।